बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पंजाब में इस वक्त आइनी बहरान की शक्ल नज़र आती है, यानी एक तरफ गवर्नर की जानिब से मुख्तलिफ मरासले और ख़त लिखे जा रहे हैं, दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से आज जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि अभी तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो उसकी दरख्वास्त दी गई है। अगर उस पर अमल दरामद होता भी है तो ये अमल दरामद होते होते एतमाद का वोट लेने में शायद जनवरी का पहला हफ्ता लग जाए। यानी पहले तो इमरान खान जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से 23 जनवरी डेट दी गई, 23 दिसंबर डेट दी गई थी पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करने की। लेकिन उसके बाद चूँकि हुकूमत ने यके बाद दिगरे अपने कुछ ऐसे स्टेप्स इस्तेमाल किए जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर अमल दरामद करना मुश्किल हो गया। यानी चौधरी परवेज़ इलाही के लिए सबसे पहले तो ये बात ही मुश्किल हो गई कि वो पंजाब के वज़ीर आला रहते हैं या नहीं रहते। इसलिए कि अगर वो पंजाब के वज़ीर आला रहते हैं और एतमाद का वोट हासिल करते हैं, यानी तमाम अरकान का उन पर एतमाद होता है, तब ही वो इस काबिल होंगे कि वो असम्बलियाँ तहलील करने की समरी भेज सकें। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब की जानिब से भी मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए गए। पहले एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर दी गई, उसके बाद जब एतमाद का वोट वक्त पर नहीं लिया गया तो स्पीकर पंजाब असम्बली के उस इक़दाम को जो उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया उसे गैर आइनी करार दिया। साथ साथ मुख्तलिफ शिक़ें भी याद दिलाई गई जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। कल तक और आज सुबह भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, उनका ये कहना था कि किसी भी वक्त गवर्नर पंजाब एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और डी नोटिफाई कर देंगे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को। लेकिन जब गवर्नर हाउस में कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत की गई तो कानूनी माहिरीन की जो तजवीज़ सामने आई वो ये थी कि इस वक्त डी नोटिफाई करना जो है वो एक गैर कानूनी अमल हो जाएगा और इसके नतीजे में सदर पाकिस्तान की जानिब से भी कोई इक़दाम किया जा सकता है जिसके तहत गवर्नर पंजाब को अपने ओहदे से हटाया भी जा सकता है। इसलिए कि इस बात का इंदिया जो है ये फवाद चौधरी ने कल दे दिया था। नाज़रीन, अब देखना ये होगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमल कर पाती है अपनी कही भी बात पे। यानी इमरान खान की जो कही भी बात थी कि जी 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, वो तो अब ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएंगी। लेकिन अब क्या होगा, पंजाब की सियासत क्या करवट लेती है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो अब तेज़ी से उसका वक्त करीब आता जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें तैयारियां भी कर रही हैं और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कि उनकी ख्वाहिश पे जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए थे और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था, उनको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है उस जो पहले नोटिफिकेशन था उसे मनसूख कर दिया गया। नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची। हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया साहब। जी उसामा साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ज़रा कौमी सियासत पे पहले बात करते हैं। क्या समझ रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं पंजाब में जो कुछ हो रहा है? आप लोग खामोश तमाशाई की तरह खड़े देख रहे हैं कि इस वक्त क्या सियासत क्या करवट लेती है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, बहुत ही जुज़वी सतह पे जाके बात करने के बजाय मैं तो आपसे ये बात अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में एक ऐसी दीमक जो है वो हमारी सियासी पूरे अमल के अंदर चिपक गई है आकर, कि जो किसी भी सियासी अमल को माकूल तरीके से आगे बढ़ने देने के लिए तैयार ही नहीं है और वो एट एवरी कॉस्ट अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए हर तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। और उसके लिए हमारे अफसोस इस बात पर होता है कि ये जो कठपुतली अफराद हैं जिनको वजारतें मिल जाती हैं, जिनको छोटे छोटे जो है वो झुनझुने पकड़ा दिए जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो अपनी कीमत लगाते हैं, और ये भी दरअसल प्लांटेड लोग ही होते हैं। तो इसके जरिए पूरे मुल्क के कानून को, इस मुल्क के आइन को जो है मोम की एक नाक बना दिया गया है। हर ताकतवर अपनी मर्जी से इस आइन और इस कानून को अपनी जानिब मोड़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क की बका के साथ, इस मुल्क के दिफा के साथ, इस मुल्क की तरक्की के साथ बहुत ही खराब खेल है। इसके लिए क्या अल्फाज इंसान इस्तेमाल करे। और ये नई नस्ल के ऊपर इतने ज्यादा मनफी असरात मुरतब कर रही है कि ताकतवर किसी माकूल बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके पास जहां पे ताकत है
वो अपनी लाठी यानी लाठी के जरिए जो है इस मुल्क को जो है एक भैंस की तरह जो है वो हकाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अमल जो है काबिल मजम्मत है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी सियासी लोग हैं और जो सियासी अमल है उसको आइन और कानून और जमहूरियत के जो मुसल्लिमा उसूल और तकाजे हैं उनके मुताबिक चलने देना चाहिए। पाकिस्तान गैर मामूली तौर पे बहरान से दो चार है और गैर मुल्की ताकतें इसके बारे में तबसरे कर रही हैं और हमारे जो हुक्मरान तबकात हैं, हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है वो अपनी मौज मस्ती में है, अपनी धुन में है, अपनी ताकत के नशे में है और ऐसा लगता है कि उनका इस मुल्क में काम सिर्फ अपनी ताकत का इजहार रह गया है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज इमरान खान ने यह भी कहा कि जी जिस तरीके से ये नाजेबा वीडियोस, ऑडियोज और जो चीज़ें लीक की जा रही हैं, उनका कहना था कि बच्चे देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान का क्या इमेज सामने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये जो वीडियोस और ऑडियोज जिसका बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह ये चीज़ें जो लोग इस तरह की चीज़ें जमा करते हैं, जो लोग इस तरह की चीज़ों के जरिए लोगों पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, मैं तो इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। बहुत ही गलीज और गंदी चीजें हैं और मैं इस पे सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं कह सकता। जो भी ये काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि काबिले मजम्मत है, काबिले तकलीफ से है ये और बस इससे तकलीफ होती है और क्या कहेगा आदमी इसको। कोई भी शरीफ आदमी जो सियासी कल्चर के ऊपर यकीन रखता है वो इस किस्म की चीजों पे। और देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो 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 समझदार लोग हैं, दाना और बीना लोग हैं, वो एक उसूल को जो है, एक मुसल्लमा उसूल को अपनी जिंदगी में उसका इतलाक करते हैं। काश के हमारे ये हुक्मरान और हमारे ताकतवर लोगों में भी कुछ इतनी उनके अंदर समझबूझ होती और इतनी उनको चीजों के बारे में उन्हें एक तालीम और तहजीब के मुताबिक चलने की आदत होती। देखिए हमारे बुजुर्ग और मुसल्लिमा जो लोग उसूलों पर यकीन रखते हैं वो ये कहते हैं कि सियासत की सबसे बेहतरीन शक्ल ये है कि, बल्कि यहाँ से शुरू करता हूँ कि आप भी जानते होंगे, सिर्फ दोहरा रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ कि सियासत की बदतरीन शक्ल ये है कि आप लोगों की जातियात के ऊपर बात करनी शुरू कर दें और सियासत की बेहतर शक्ल ये है कि आप सिर्फ जो रोजमर्रा के वाकयात हैं उनके ऊपर सतही गुफ्तगू करते रहें। लेकिन सियासत की बेहतरीन शक्ल तो ये है कि आप इश्यूज के ऊपर बात करें, जो कॉमन इश्यूज हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, जो हालात से पैदा होने वाली सूरत हाल है, उसका तज्जिया है, उससे पैदा होने वाले नजरियात हैं, उनके ऊपर बात करने के बजाय हम अगर जातियात के ऊपर आके और इस किस्म की चीजें करेंगे और इसको इस मुल्क का सियासी कल्चर बनाएंगे, आप मुझे बताइए कि दुनिया में ये कौन सा तरीका है? ये मुल्क है या पंसारी की दुकान है? पंसारी की दुकान भी इस तरह, ये तो कोठा भी इस तरह नहीं चलाया जाता जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है। ये कोई तरीका है? ये क्या कह सकता है एक शरीफ आदमी? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली की जो तहलील की बातें की जा रही हैं और उसके बाद हुकूमत की तरफ से अपने इक़दाम किए जा रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब अपनी चीज़ें देख रहे हैं, क्या समझते हैं सर? क्या ये जो तहलील है अगर हो जाए तो आप इसे गैर आईनी, गैर कानूनी समझते हैं या ठीक है हो जाना चाहिए, इलेक्शन बाई इलेक्शन हो जाना चाहिए? साहब, गुलामों का खेल है और गुलामों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो ये क्या बात है कि मतलब ये अगर यानी ये मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आइन और कानून को आप मोम की नाक बना दें और उसके बाद इस किस्म की चीजें, इस किस्म के हथकंडे, इस किस्म के इक़दाम शुरू कर दें। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लोग भी जिस तरह से भी ये काम हो रहा है ना, अब इस मुल्क का बच्चा इस पूरे खेल को समझने लगा है और जो कुछ नजर आता है ना, लोग अब उसके पीछे देखने लगे हैं। और लोग, ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे, और लोग यही समझ रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया और गवर्नर ने ये कर दिया और वजीर आला ने ये कर दिया। जो कुछ वजीर आला बयानात देते रहे हैं, सबको पता है कि वो बयानात मतलब जिसे कहते हैं कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो ये बच्चा समझने लगा है इस मुल्क का। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, अब तो कुछ कराची पे ही बात करना चाहेंगे आप। इसमें मेरी बात हुई थी हाफिज साहब से भी, उन्होंने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जिलों में लगाए गए थे, अब उनको जो है वो हटा दिया गया है, नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, हम पहले भी ये बात कह रहे थे कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटर पीपुल्स पार्टी ने अपना लगाया था, वो भी गलत किया था। अब ये सिंध जो है चूंकि ठेके पर दो पार्टियों को दे दिया गया है और वो चूंकि उनके हाथ का खिलौना बने हुए हैं, तो इसलिए
उनको फ्री हैंड देने के लिए अब निचली सतह तक जो है वो ये चीजें की जा रही थी। जमात इस्लामी ने पीपुल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपोज किया था, और अब ये जो बंदरबांट हो रही थी और इसके नतीजे में एमक्यूएम को डिस्ट्रिक्ट के जो दिए जा रहे थे, हमने इसके ऊपर एहतजाज किया था। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। मैं इसको बहुत ही गैर मामूली तौर पे इसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं उनके इस इकदाम को सराहता हूं और मैं समझता हूं कि उनको इसी तरह से अपने पावर्स को, अपने इख्तियारात को, अपने आईनी इख्तियारात को मनवाना चाहिए, उसके ऊपर अमल करवाना चाहिए। और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये भी दरख्वास्त करूंगा कि देखिए 3 मरतबा इंतखाबात इस शहर में मुलतवी हो चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया, देर आयत दुरुस्त आयत, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसको भोला नहीं कहते, उसको भूला भी नहीं कहते। लेकिन उन्होंने ये इकदाम किया है, हम इसको तहे दिल से इसको जो है वो इसकी इज्जत अफजाई करते हैं, इसको कबूल करते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो इस इंतखाब को जो 15 जनवरी को ड्यू है उसको यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं अब 15 जनवरी के जो इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात, कोई और रुकावट तो नहीं आएगी? किसी किस्म की कोई और तावील तो नहीं पेश की जाएगी उसे मुलतवी कराने के लिए? देखिए, इस पूरे अमल के नतीजे में पीपुल्स पार्टी के स्किन के ऊपर वो जो पेंट हुआ था ना जमहूरियत का, वो तो पूरी तरह से उतर चुका है और ये बात बेनकाब हो चुकी है कि ये पूरे सिंध को एक अपनी जो जागीरदार की औताक होती है ना, ये उसकी तरह चलाना चाह रहे थे और ये कराची को भी उसी तरह से चलाना चाह रहे हैं। पूरा सिंध, अंदरून सिंध तो चूंकि लोगों को इन्होंने इस्तेहसाल करके उनको दबा कर उनकी कमजोरियों से फायदा उठा के उनको कुचल दिया है, लेकिन शहरों के अंदर भी वो ये इक़दाम करने जा रहे थे। सामने वो बात सियासत और जमहूरियत की करते हैं, लेकिन दरपर्दा जो है वो एक सिविल डिक्टेटर्स हैं इस सूबे के ऊपर, और ये जागीरदाराना सिविल डिक्टेटरशिप है। और उन्होंने इससे पहले भी हीले बहाने करके इंतखाबात को मुलतवी किया था और उनका टारगेट यह है कि सिंध के जो असल वसाइल हैं, 100% वसाइल तो कराची जनरेट करता है, लिहाजा सोना देने वाली इस मुर्गी को जो है वो अपनी बगल में दबा के रखें। और तो और मरे पर 100 दुर्रे, करेला और नीम चढ़ा। एमक्यूएम जो एक बिकाऊ माल है 30 साल की तारीख में, उसने अपनी कीमतें लगाकर मुसलसल जो है इन जागीरदारों को तक़वियत फराहम की है और उन्होंने बहुत छोटी कीमत लगाई है, बहुत छोटी चीजें वसूल करके उन्होंने कराची के मैंडेट को बेचा है। और उसके नतीजे में अब तो हाल ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर और चंद गाड़ियों और उनके पेट्रोल की पर्चियों के ऊपर जो है वो कराची के 3.5 करोड़ लोगों का सौदा कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कोई अब वजह, कोई जवाब नहीं बचा है कि जिसको बुनियाद बना के ये कहें कि अब हम इस दफा 4थी दफा भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। भाई, इलेक्शन क्या आपके बगल की छड़ी है? क्या है इलेक्शन? ये अवाम का जमहूरी इंसानी हक है। तुम इसको खा रहे हो, खुदा को जवाब नहीं देना है, तुम्हें मरना नहीं है इन लोगों को। ठीक है सर, अब इंशाअल्लाह ताला ऐसा लग तो रहा है कि इलेक्शन शायद 15 जनवरी को जो है कराची और हैदराबाद में या सिंध के जो शहरी इलाके, दूसरा मरहला उसमें मुमकिन हो सकेंगे। जमात की तैयारी कैसी है सर? दोबारा से एक दफ़ा फिर आप लोग सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों पे जाएंगे? 3-4 दफ़ा ये एक्सरसाइज हो चुकी है और आपके फंड्स और ये तमाम चीज़ें यूटिलाइज भी हो चुके हैं। अब क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपने? तो जेन्युइनली सियासी कारकुन हैं, नजरियाती लोग हैं। हम अवाम के दरमियान रहते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, अवाम से राब्ते में रहते हैं, अवाम की बेजुबानी को जुबान देते रहते हैं और हम मुसलसल जो है ये काम करते हैं। और हम जब इख्तियार होता है जब भी ये काम करते हैं, जब इख्तियार नहीं होता है तो शायद उससे ज्यादा करने लगते हैं। और हमारी हिस्ट्री यही है, नेमतुल्लाह खान हो, अब्दुल सत्तार अफगानी हो, इस शहर में जितने लोग हों, तो हम अपनी उस पूरी तैयारी के साथ अवाम के दरमियान मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि अवाम को भी जो है, अवाम का शऊर अब उस मुकाम पे पहुंच गया है कि वो भी बहुत सारी चीजों के सहर से निकल आए हैं और वक्त और हालात ने उनको बहुत सारे जब्र के ढक्कन से भी जो है वो आजाद कर दिया है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम अब कुछ बात करना चाहेंगे पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से। यानी अब देखना ये होगा कि क्या जो एतमाद का वोट है वो लेते लेते क्या जनवरी का पहला हफ्ता हो जाएगा, जिस तरीके से स्पीकर पंजाब असम्बली का बयान आया है। इसके अलावा क्या गवर्नर पंजाब जो हैं वो कोई इकदाम उठाते हैं, क्या डी नोटिफाई कर पाएंगे वो वज़ीर आला पंजाब को, या सदर की जानिब से भी कोई इकदाम लिया जा सकता है गवर्नर पंजाब के खिलाफ। इन तमाम बातों पर हम जो है ना गुफ्तगू करेंगे, यानी इन तमाम मौज़ूआत पर साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन तमाम चीज़ों की आइनी पोजीशन क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी थैंक यू सर। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मौजूद हैं अली अजीज़ जीजी साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी भाई साहब, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। सबसे पहले जुल्फ़िकार बदर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जुल्फ़िकार बदर साहब, बताइएगा सर मुझे इस पर जो पंजाब की सूरत हाल है, पहले तो कहा गया था कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी जुम्मे के रोज़। अब लगता नहीं है कि असम्बली टूट सके, और ख़ास तौर पे स्पीकर पंजाब असम्बली की जिस तरह बयानात आ रहे हैं, ख़त आ रहे हैं, और फिर गवर्नर पंजाब के मुरासले आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? क्या आईनी पोजीशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल चल रही है। ऐसी सूरत हाल पंजाब में पहले जी अच्छा, हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। दोबारा राब्ता हम कर रहे हैं। अली अजीज़ जीजी साहब, आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़ाफ़ की हुकूमत जो है वो कामयाब हो पाएगी असम्बलियाँ तहलील करने में? पहले तो 23 दिसंबर की डेट दी गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि 23 दिसंबर को ये इक़दाम हो सकेगा। नहीं, देखें, बिस्मिल्लाह, पहले तो अपने तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और देखें, ऐसा नहीं है, ये डेट जो दी थी खान साहब ने, इसमें जो डेट दी है इसमें वो ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पोजीशन, माशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आपने जैसे देखा कि गवर्नर साहब ने भी, वहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने लेटर लिखा, तो वो उसका सीधा स्पीकर साहब ने उनको जवाब दे दिया कि पॉसिबल नहीं है। जब और हकीकत में, क्योंकि मैं खुद असेंबली मेंबर हूँ, जब एक असेंबली चल रही होती है तो उस पर गवर्नर से दूसरी असेंबली को बुलाने का राइट रखते ही नहीं है, और हो भी नहीं सकता। तो जब वो ना हो तो फिर आप असेंबली अगर नहीं चल रही हो तो फिर गवर्नर लेटर लिखता है कि आप असेंबली को बुलाएं, और फिर वो इस तरीके से होता है। तो एक अगेंस्ट जो आइन के मुताबिक ये गलत हरकत कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनको किसी चीज का फायदा होगा। और ये इसी तरह जैसे भी इनको पहले भी मूंगी खानी पड़ी है, फिर मूंगी खाएंगे। सर, लेकिन इन तमाम चीज़ों से चले, असेंबली तहलील हो या नहीं हो, लेकिन हुकूमत को आपने अच्छा इंगेज कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम दर मशीनरी हुकूमत की जो है वो इस वक्त या तो पंजाब असेंबली बचाने की तरफ है, या पंजाब के वज़ीर आला को बर्खास्त करने की तरफ तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है, जो जिस तरह की खान साहब की पॉलिटिक्स है, माशाल्लाह, मेरे ख्याल से कि खान साहब से बड़ा पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरीके से वो, उनकी अपनी सोच, उनकी सब चीजें देखते हुए, उनकी जो पॉलिटिक्स है ना, ये इनको आपके सामने ही है कि ये 14 क्या 15 16 जितनी भी जमातें हैं, ये परेशान होकर रही हैं, और ये घबराहट में आके ना, खान साहब की जो पॉलिसी होती है, ये घबराहट में आके खुद ही अपना नुकसान करती है, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अब सर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जुल्फ़िकार बदर साहब भी हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब मुझे बताइए आप क्या कहते हैं कि अली अजीज़ जीजी साहब से ही बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जब असम्बली का एक इजलास चल रहा हो, वो प्रोरोग ना हुआ हो, तो उस ऐसी सूरत हाल में जो है वो एतमाद का वोट लेना मुमकिन नहीं होता, और जब अदम एतमाद की तहरीक आ गई तो पहले उस पर वोटिंग ली जाएगी और उसके बाद वही एतमाद का वोट साबित होगा। क्या कहेंगे आप? सर, बात यह है कि अब वो एतमाद का वोट लें या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग कराएं, दोनों सूरतों पे पूरा करना है। जो नंबर पूरा करेगा उसी ने आगे चलना है, उसके बगैर चाराकार कोई नहीं है। इसमें सारी सूरत हाल ये है कि तमाम हुकूमती जो अराकीन है पंजाब के अंदर, अपने इत्तेहादियों के साथ, PMLQ के साथ, और जो फेडरल गवर्नमेंट के सारे इत्तेहादी है,
वो अपने अपने कानूनी माहिरीन के साथ बैठ के मामलात मुशावरत कर रहे हैं और देख रहे हैं मामलात को अच्छे तरीके से कैसे हल करना है। एट द एंड ऑफ द डे ये जितनी भी मुशावरत हो रही है ये सिर्फ इसी काम पे हो रही है कि कोई गैर आईनी इकदाम ना किया जाए, जो कि कल स्पीकर और वजीर आला की तरफ से हुआ कि गवर्नर को जब कहा गया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो और साथ कॉन्फिडेंस के लिए कहा और नो कॉन्फिडेंस की तहरीक भी जमा करा दी। तो इस तमाम सूरतों के अंदर वजीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक के ऊपर नंबर गेम पूरी करे या दूसरे तरीके से करे, दोनों सूरतों में नंबर पूरा करना है। और अभी चूंकि पीटीआई और काफ लीग के पास नंबर पूरा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ये डिले कर रहे हैं, जिस टाइम नंबर पूरा होगा। और एक और चीज है, इस सारी सूरत हाल के अंदर चौधरी परवेज इलाही और उनके जो बेटे हैं वो अपना जो है पीटीआई और इमरान खान के साथ एक बार्गेन कर रहे हैं कि हमें 15 कौमी और 30 सूबाई सीटें दी जाए आइंदा इलेक्शन के लिए, हम वजारत आला को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बार्गेन के अंदर और इस सारी चीज के अंदर और पीटीआई का नंबर पूरा ना होने की वजह से ये चीजों का डिले है, अदरवाइज सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी और सूरत हाल गंभीर है और अनप्रेसिडेंटेड है। जो सर मुझे बताइएगा, बहैसियत कानूनी माहिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया कि जी अब चौधरी परवेज इलाही जो है फारिग हो चुके हैं, मानी वो आईनी तौर पर रहे नहीं वजीर आला, बस चंद ही लम्हात में जो है ना गवर्नर पंजाब जो है वो डिनोटिफाई कर देंगे और वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। कल रात से सर एक ये तमाम चीज़ें इसकी एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। आखिर में आपके कानूनी माहिरीन जो थे गवर्नर हाउस के, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी ये करना गैर कानूनी एक अमल हो जाएगा, आप ऐसा ना करें। इसलिए कि फवाद चौधरी साहब ने यह भी कह दिया था कि जी हो सकता है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को बर्खास्त ना कर दें। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए सदर जो है, पहली चीज जो आपने आखिर में पूछा उसको पहले डिस्कस करते हैं जी। सदर मुमलिकत के पास कोई ऐसे स्वाबदीदी इख्तियारात नहीं है कि वजीर आजम की एडवाइस के बगैर वो कोई चीज के ऊपर अमल कर सके। वो गवर्नर को फारिग नहीं कर सकते, पहली चीज ये बिल्कुल क्लैरिटी है। तो गवर्नर सर वजीर आला को फारिग कर सकते हैं, ये बताएं मुझे आप। ही इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब दूसरी चीज जो राना साहब ने कहा, कहां से उन्होंने बात की, मुझे मेरे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। हाँ। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं और कानून के अंदर जितनी मुझे थोड़ी बहुत नाकिस इल्म मेरे पास है, मैं समझता हूं एक मुश्किल इकदाम होगा कि वजीर आला को डी नोटिफाई करें। हाँ, वजीर आला केयर टेकर बनने की सूरत में, असम्बली तहलील होने की सूरत में, इस्तीफा देने की सूरत में चंद सूरत हाल ऐसी होती है कि जिसके अंदर जब तक नया वजीर आला ना आए, पुराना वजीर आला के पास इख्तियारात नहीं होते, लेकिन उतनी देर वो काम करता रहता है। तो ये डी नोटिफाई करना मैं नहीं समझता इतना आसान काम है, मुश्किल इक़दाम है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जब इमरान खान साहब के गवर्नर यहाँ पे बैठे हुए थे, उमर चीमा साहब, और वहां पे असद कैसर साहब और कासिम सूरी साहब थे, उन्होंने बहुत सारे आइन शिकनियां की है। लेकिन अब आइन शिकनी करना या आइन को मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या मिस यूज ऑफ पावर करना, मैं समझता हूँ मुश्किल इक़दाम होगा किसी के लिए भी करना। इसके लिए बहुत ज्यादा सोचो विचार और बहुत सारे मामलात को मद्देनजर रख के ऐसा कोई इक़दाम करना पड़ेगा, आसान काम नहीं है। सही। जुल्फ़िकार बदर साहब क्या कहते हैं सर? आज इमरान खान ने भी कहा कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरीके की गैर अखलाकी वीडियोज ऑडियोज रिलीज हो रही हैं, उन्होंने तरदीद या तस्दीक नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि गैर अखलाकी वीडियोज हैं, बच्चे देख रहे हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया में हमारी क्या जगह सही हो रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, यानी इस कदर पर्सनल हो के ये सारी चीजें लीक होना, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहली चीज ये है कि मैं इसको जाती तौर पे और हमारी पार्टी लीडरशिप भी इस तरह की ऑडियो या वीडियोस जो भी आती उसको अच्छा नहीं समझते, ना हम लोग इसके हक में हैं कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है। अब इसके बाद अगली बात ये आ जाती है कि ये इकदाम करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि आप क्या चीज करें, क्योंकि जो पब्लिक का आदमी होता है उसकी कोई भी चीज किसी टाइम बाहर आ सकती है, आनी नहीं चाहिए। ये उनका जाती इकदाम होता है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। लेकिन आए तो उसको सोच समझ के बातचीत करनी है। ये खान साहब का की पर्सनल लाइफ, इससे हमें कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी उनकी गुफ्तगू बाहर आई है तो इससे उनकी अपनी पर्सनैलिटी डैमेज हुई है,
कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि लोगों के पसे पर्दा पड़ी हुई थी, लोग इनको अच्छा आदमी समझते थे, तो वो भी चीजें खुल के सामने आ गई कि हकीकत में पसे पर्दा। लेकिन सर ये तो कंफर्म नहीं है ना, ये ऑडियोज या वीडियोज जो है वाकई हैं भी सही या नहीं है, इस पे तो अभी बात ही नहीं की गई कि ये आया, इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन ये कि इसको इन जनरल कहा गया। अच्छा सर, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अली अजीज जीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अजीज जीजी साहब, क्या कहते हैं सर, ये जो जिस तरीके की ऑडियोज और वीडियोज हालिया लीक की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? लेकिन खान साहब ने तरदीद भी नहीं की, यानी उनको या तो फिर तरदीद कर देनी चाहिए कि ऑडियोज और वीडियोज उनसे ताल्लुक नहीं रखती, क्या कहेंगे आप? जी अली अजीज जी साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी देखिए, खान साहब ने तो 3 महीने 4 महीने पहले अपने एक जब हमारा जब जलसा था वहां पे खान साहब ने ये आवाम को बता दिया था कि इस तरीके से डमी ऑडियो वीडियो ये जो बना के ये जो नून लीग वाले जिसमें एक्सपर्ट हैं ये लाने वाले हैं। तो इसी तरह खान साहब ने एक ऑडियो, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ का ही आवाज में, नवाज शरीफ ही अपने आप को बुरा भला कह रहे, बिल्कुल वही आवाज के साथ, ये सबके सामने आपको पता ही होगा, इस जलसे में बाकायदा दिखाई गई और सुनाई गई। तो ये वही गलत टैक्टिक्स इनकी हैं, नून लीग वालों की, ये जो करते हैं। अफसोस की बात है कि थोड़ा शर्म का मुकाम है कि ये इस तरीके से एक ऐसे लीडर के लिए जो मुस्लिम उम्मा का उसको लोग मानते हैं कि वो उसके लिए ये ऐसी चीजें करें, बड़ी ही शेमफुल और बड़ा अफसोसनाक है कि इस तरीके से फेक वीडियोस ये ऑडियोज बना के ये फेंक रहे। तो ये क्या समझते हैं कि आवाम बच्ची है? आवाम समझती नहीं है, आवाम शऊर रखती है और आवाम सब समझती है कि ये जो जाली टैक्टिक्स, ये जो गलत ऑडियोज बना के इस तरीके से, चाहे वो इमरान खान साहब की हो या जिसकी भी हो, ये कर रहे हैं। बड़ा अफसोस, मैं तो उस पर बहुत अफसोस ही कर सकता हूँ। अच्छा अली अजीज जी साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PML काफ की हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हो पाई पंजाब असेंबली तहलील करने में, एक और बात जो साहब बात कर रहे थे ना, ये इनकी शायद गलत फहमी है कि जी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब PTI के नंबर्स पूरे नहीं है। हमारे नंबर्स पूरे हैं जी, पहले भी हमने कह दिया। इनको आज डर खौफ किस बात का है? इसी बात सर टाइम लिया जा रहा है। देखिए सर, अगर नंबर्स पूरे होते तो कल शाम ही 4 बजे जो है, पॉलिटिक्स में सोच समझ के चला जाता है, कोई जज्बाती होके नहीं चला जाता। अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने 23 तारीख दी तो उसमें एक आध दिन ऊपर भी हो सकता है, एक आध दिन पहले भी हो सकता था। सर बात तो जनवरी के पहले हफ्ते की आ रही है सर, एक आध दिन की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक आध दिन मतलब कि अगर ऊपर थोड़ा हो सकता है, कोई वजूहत होंगी इस पे, ऐसा कोई नहीं है। हमारे साथ हमारे जो एलआई हैं इस वक्त वो इंटैक्ट है और उन्होंने भी ये जो बात कर रहे हैं कि डिमांड उन्होंने रख दी, सीटों की इतनी रख दी, उन्होंने खुद इस बात की तरदीद की कि हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी। नहीं सर, उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में साफ कहा, चौधरी परवेज इलाही ने बोला कि भाईवाल जो होता है वो 50% पे होता है। मोने सिलाई का भी सुन लेना, वो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ खड़े हैं, आपकी ही ये CM की सीट है, आप जिस टाइम बोलेंगे हम उस टाइम। अली अजीज जी साहब, आपने कहावत सुनी होगी गुड कॉप और बैड कॉप वाली। देखिए वो तो एक आदमी गुड कॉप होता है, एक बैड कॉप होता है। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही में लगता है एक बैड कॉप है, एक गुड कॉप है। अब वो बैड कॉप है, गुड कॉप है, लेकिन जो हकीकत है वो तो आप देख रहे हैं ना। अगर उनका मोनिस इलाही का ज्यादातर वो क्या करते हैं, वो जो अगर उनके वालिद साहब जो है CM साहब, अगर कोई ऐसी कोई बात करते हैं वो उनको समझाते हैं, वो फिर मानते हैं। तो इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, चीजें समझ जाता है, क्या हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो इनका ये ख्यालात हैं ऐसे कि ये हो जाएगा, कि यू हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे पहले भी ये आज तक फेलियर इनका हुआ है और आगे भी मैं समझता हूँ फेलियर ही होगा। चले आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जुल्फिकार बदर साहब, आपसे जानेंगे, कहने को तो ये कह रहे हैं कि फेलियर हुआ है, लेकिन हमें जिस तरह हमने चौधरी परवेज इलाही को बातचीत करते देखा या उनका जो इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने भाईवाल की बात की, वो बोला कि 50% से कम पे शराकतदारी होती नहीं है, या तो हमें 50% चीजें दी जाएं उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLQ की जो हुकूमत है ये कामयाब हो पाएगी असेंबलियां तहलील करने में, जबकि असेंबलियां तहलील फाइनली आपकी गवर्नर को ही करनी है? जी अच्छा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ, उसको ऑन कर लीजिएगा। जी मैं ये कह रहा हूं कि जो असेंबलियां तहलील होनी है,
ये चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही होनी है। गवर्नर इसके अंदर सिर्फ चीफ मिनिस्टर की एडवाइस फॉलो करने पे बाउंड है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी चीज ये जो इन्होंने इमरान खान साहब को बात की है, बेसिकली पढ़ाई जा रही है, इनसे निगोशिएट किया जा रहा है कि कौमी और सूबाई, जैसे मैंने पहले कहा 15 कौमी और 30 सूबाई सीटें मांग रही है PMLQ चौधरी परवेज इलाही साहब, क्योंकि आइंदा इलेक्शन के लिए, क्योंकि वजारत आला की, अब वो जब भाई वाली की बात करते हैं तो भाई वाली के ऊपर उन्होंने कहा 50-50 पार्टनरशिप होती है। हाँ। तो अब 50% तो शायद उनको ना मिले, लेकिन वो इस चीज पे लगे हुए हैं आखिरी टाइम पे कि उनको जो डिमांड की है 15 और 30, 15 कौमी और 30 सूबाई, वो मिल जाए तो ये वजारत आला की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले इनको नंबर काउंट पूरा करना पड़ेगा। जब तक आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते, नंबर पूरा नहीं करते, उतनी देर फिर मामले को आगे चलाना मुश्किल है। और मैं समझता हूं कि PTI को इस टाइम पे दुश्वारी का सामना है, मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनके अपने कुछ मेंबर्स मुल्क से बाहर गए हुए हैं और उसके अभी आने का कोई इरादा नहीं है न्यू ईयर तक, तो इसलिए उनको दुश्वारी का सामना है। और फिर इसके अंदर चौधरी शुजात साहब का रोल, अगर वो कोई पार्लिमानी लीडर चेंज कर देते हैं या कुछ और मामला करते हैं, PMLQ के अंदर चेंजेस करते हैं, तो उससे भी एक डैमेज हो सकता है। और परवेज इलाही साहब की अगर आप हिस्ट्री देखें, ये लास्ट टाइम पे आसिफ अली जरदारी साहब के पास बैठ के दुआ खैर करके आए थे। तो ये बेसिकली किसी टाइम पे भी कोई चीज की जा सकती है। और इमरान खान साहब के साथ अगर इनका बार्गेन इनकी मर्जी का नहीं होता, जो कि, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी साइड का पैंतरा मार सकते हैं और किसी तरफ भी जा सकते हैं। सर, तो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी बाई इलेक्शंस या जब बाद में जनरल इंतखाबात होते हैं, सर ये कौन वसूख के साथ कह सकता है कि कितनी सीटें इनको दी जाएंगी? खान साहब नहीं देते सीटें तो फिर क्या करेंगे? मतलब इतने करीबी रुफ़क़ा जो हैं उनको भी चीज़ें मना हो जाती हैं। तो ये बात चौधरी परवेज इलाही के भी तो समझ में आ रही होगी कि ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर वो 50 या 75% भी मान लेते हैं तो आखिर में मिलना क्या है, ये तो उस वक्त पता चलेगा ना जिस वक्त इलेक्शन होंगे। सर हाँ, लेकिन एक बंदे की गुडविल और जुबान तो होती है ना। वैसे खान साहब तो किसी भी टाइम पे यू टर्न ले सकते हैं और वो इस चीज पे भी यू टर्न लेने में दरेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनका नाम ही यू टर्न खान है। तो लिहाजा ये सूरत हाल इंटरेस्टिंग है जो आपने बात की है। इट इज वेरी पर्टिनेंट कि किसी टाइम पे भी खान साहब अगर उनसे कमिटमेंट भी कर लें तो ये उससे कर सकते हैं, लेकिन ये उनका आपस का मामला है, हमें इसके ऊपर कुछ नहीं है। असम्बलियां तहलील हो जाएंगी तो इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे तो जो जीतेगा वो दोबारा आ जाएगा। और इलेक्शन इतने आसान नहीं है, क्योंकि खान साहब को जो ताकतें लेके आई थी, अब उनमें से कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो खान साहब को गोद में उठा के लेके आए। और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाके इलेक्शन लड़ना, ठीक है, खान साहब को लगता है कि उनकी सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट के साथ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं वो दूसरी पार्टी में ज्यादा है, दूसरी पार्टियों में अगर बाकी सब का नंबर काउंट देखा जाए तो वो ज्यादा बनता है अवाम के अंदर। तो लिहाजा इलेक्शन मुश्किल इलेक्शन होगा खान साहब के लिए, फाइट होगी, नेक टू नेक फाइट होगी। और सारे हल्कों में खान साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना, वहां पे बहुत सारी चीजों को मद्देनजर, बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रख के इलेक्शन लड़ा जाएगा। और जितना आसान नजर आ रहा है खान साहब को इलेक्शन लड़ना और जीतना, उतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है। ठीक, आप अली अजीज जी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन मेजॉरिटी से जीतती है तो क्या फिर भी परवेज इलाही को आप वज़ीर आला बनाएंगे अगर इस किस्म की कोई डील इस वक्त होती है तो? देखिए, पहले तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पता ये कौन सी पार्टी से हैं, कौन से क्या नाम का। जुल्फ़िकार बदर साहब हैं सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी के। जी ना, एक ही जमात हो गई। देखिए, मैं आपको ये का जवाब दे दूं बहुत आसान सा। ये जो बात करें, जो ताकतें लेके आई थी खान साहब को, वो नहीं होगा, वो तो फिर वो किधर गई वो ताकतें? अभी जो बाई इलेक्शन 8 सीटों में हुआ और जो बाई इलेक्शन हुआ तो वो ताकतें तो नहीं थी और रिजल्ट आपके सामने था सारा। तो ये बात है, आपको ये बातें भी आप जानते हैं। अवाम ने मैंडेट दिया, जबकि पंजाब में फुल रैगिंग भी हुई, इलेक्शन कमीशन भी इनका, सब इनके, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज्जत दी। और बाई इलेक्शन में आपके सामने पंजाब में क्या हाल हुआ। और परवेज इलाही साहब और या उनके बेटे, वो भी बच्चे नहीं है, वो भी उनको भी पता है कि अगर, और इमरान खान साहब ना इससे पहले कभी किसी से ब्लैकमेल हुए और मैं समझता हूँ ना ही आगे होंगे।
ये सीटें वीटें तो उनको परवाह भी नहीं इन चीजों की कोई भी। आगे इलेक्शन में वो भी समझते हैं कि आवाम किसके साथ खड़ी है और किसके साथ नहीं खड़ी है, ये उनको भी पता है परवेज इलाही साहब को, कि आगे जो गुजरात की उनकी सीटें हैं, फिर वो सीटें वो कहाँ जाएंगी वो उनको भी पता है। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये इनकी सोच, इनके ख्याल ये होते हैं क्योंकि इनकी चीजें और इनकी सोच ही 2 नंबर होती है। लेकिन वो फिर जरदारी साहब पहुंच गए वहां पे 2-4 दिन से, वही जो इन्होंने सिंध हाउस में, इस्लामाबाद में जो खरीदो फरोख्त की बंडी लगाई हुई थी, अब वो कोशिश कर रहे हैं पंजाब में भी वही करने के लिए। तो इनकी जो ये सियासत है, ये पूरे पीडीएम की सियासत ही यही है कि इसको तोड़, इसको खरीद, उसको ये कर, उसको अली अजीज जी साहब, ये बात फैक्ट नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी बेबस नजर आती है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सामने? यानी परवेज इलाही ने, सर परवेज इलाही ने, सर मेरी बात सुन लें आप, परवेज इलाही ने अपने इंटरव्यू में, अपने बयान में जो बातें की, देखिए मेरी बात सुने जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीटीआई इमरान खान साहब को कभी किसी चीज की डर खौफ नहीं है। सर, वो हमेशा एक गाड़ी, सर पूरी पार्टी को एहसान फरामोश कह देना, आपके बड़े बड़े लीडरान को जो है वो टिटर बिटर कह देना, और ये तमाम चीजें परवाह नहीं है। हाँ। अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन हुए तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। उनको ये सीटों का, वो तो पहले ही कहते थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो उस टाइम कहते थे कि मुझे ये प्राइम मिनिस्टर का भी कोई शौक नहीं है, आज होने को तो आज मैं रिजाइन करूं, इलेक्शन करवाएं और मैंडेट के साथ आएंगे। सर ये भी कहा जा रहा है जो टाइम गेन कर रहे हैं कि मेरी जान को भी चली जाए, मैं अपने मुल्क के लिए खड़ा हूँ। अली अजीज जी साहब, एक इल्जाम ये भी है कि पहले ऐसा लीडर जो है ना बहुत कभी कभी पैदा होता है, इमरान खान जैसा लीडर। सर मेरा आप सवाल सुन लें सर, इससे पहले भी पूरे पाकिस्तान कौम को फख्र है इमरान खान के ऊपर। ये 22 करोड़ आवाम की पाकिस्तान की है ना, इमरान खान पे फख्र करती है। आज यही वजह है कि इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अली अजीज जी साहब, जिस तरह से कहा गया और उस्मान बुज़दार की उन्होंने जिस तरीके से उन पर तनकीद की, कहा बेड़ा गर्क कर दिया था पंजाब का, जिसको आपकी पार्टी बहुत सपोर्ट करती रही है, उसके बाद अब भी उन पे इल्ज़ाम ये, यानी अपोजिशन का भी ये कहना है कि जी चौधरी परवेज इलाही दरअसल जो टाइम गेन कर रहे हैं उसकी वजह ये कि बहुत सी चीज़ें हैं उसमें मुबैना तौर पे काफ़ी सारी ऐसे फ़वायद हैं जो हासिल किए जा रहे हैं चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे के लिए, जिसकी वजह से वो टाइम गेन कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कहा कि जी फाइलें कटनी है, इस वजह से टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, असेंबली तहलील करने में। क्या बेड़ा गर्क कर दिया सर, बुज़दार ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया? जो इस वक्त सिंध का बेड़ा गर्क हुआ है, सिंध को तो मुंजो दाड़ो बना के रख दिया इन्होंने। पूरा कराची का शहर देख ले, ये सिंध के और शहर देख ले, तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ इन्होंने। वो पंजाब तो फिर बेहतर है माशाल्लाह। पंजाब की मैं कहता हूँ, सर ये तो आपके अपने वज़ीर आला ने कहा ना कि उस्मान बुज़दार साहब ने 4 साल में बेड़ा गर्क किया है पंजाब का। हाल तो देखे ना, सिंध से तो बेहतर है पंजाब, केपी के बेहतर है। सिंध का हाल क्या कर दिया इन्होंने? खा गए इस मुल्क को, इस पूरे सूबे को, ये लोग तो अब पूरे मुल्क को बैठे हुए खा रहे हैं कितने सालों से। इन्होंने आज इस मुल्क को इस पोजीशन में ला के छोड़ दिया है। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, गरीब आदमी का गुजर बसर हराम कर दी इन्होंने, जीना हराम कर दिया। ये तो इनको थोड़ी कोई एहसास है किसी चीज का। अभी वो कोई अमेरिका का वो जो रोजवेल होटल है उसको भी बेच दिया सुना है, उसमें भी इन लोगों की नजरें थी पहले। ये किसी चीज ये का टास्क है इस मुल्क को खत्म करने का। ये आवाम हमारी देख रही है। मैं अल्लाह, ये तो आप देखना आवाम उठ जाएगी एक दिन इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये इन्होंने पूरा मुल्क को टास्क है इनका, ये चाहते इस मुल्क का दिवालिया निकले और इनका, क्योंकि इनका कुछ यहाँ पे है नहीं, इनके सब लोगों का पैसा जो है ना बाहर पड़ा हुआ है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक चलिए, आप हमारे साथ मौजूद हैं अली अजीज जी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार बदर साहब, आपसे जानना चाहूंगा सर, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार ने कोई पंजाब का बेड़ा गर्क नहीं किया, जबकि परवेज इलाही ने खुद अपने बयान में कहा, इंटरव्यू में कहा। दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या परवेज इलाही सीजन्ड सियासतदान है, उनके आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तो जिस तरीके से परवेज इलाही से किसी भी तरह असेंबलियां डिसॉल्व करानी है जो बज़ाहिर लग रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, परवेज इलाही साहब बिल्कुल सीजन्ड पॉलिटिशियन है और वो जिस तरीके से इमरान खान साहब को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं और खिला रहे हैं और उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है उनसे असेंबलियां तहलील करवाना। और ये जो उस्मान बुज़दार की बात है, वो देखें, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बात कही है उसका आज तक कभी डिनाइल नहीं आया। वो उस्मान बुज़दार साहब ने भी नहीं कहा कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी खान साहब की, 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम, 12 साल के मौसम, जर्मनी जापान की सरहद,
और IMF के पास 10 महीने बाद कहते कशकोल नहीं उठाएंगे, 10 महीने बाद चले गए, सारे अफलातून रस्तू फेल कर दिए, 3 वजीर खजाना चेंज कर लिए, और जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आज तक महंगाई हुई है या पूरे मुल्क के अंदर, वो सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है जो IMF से एग्रीमेंट किया। ये आइन और कानूनी तरीके से खान साहब को घर भेजने के बाद ये हुकूमत भी IMF के साथ कोई रीनेगोशिएट नहीं कर सकी, वो ऐसा एग्रीमेंट खान साहब ने किया था। और आज तक लोग जो महंगाई हो रही है वो इंशाल्लाह बददुआएं खान साहब को ही जा रही हैं। और जो मेरे भाई ये बात कर रहे थे सिंध की और पैसे, कि भाई जो खान साहब ने अपनी घड़ियां और फॉरेन फंडिंग और सारा मामला किया, इसका ताना माना मिलाएं जब से शौकत खान ने मना है उसका ज़कात के पैसे से, और वो सारा इमरान खान साहब के पुराने ससुराल में ही जा रहा है। और क्योंकि उन्होंने आज तक जो खान साहब को जहेज में घर दिया था जमाइमा खान ने, खान साहब ने वापस नहीं किया। और अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब ने जैसे खान साहब को पाला पोसा बड़ा किया और उनके घर का खर्चा चलाया, खान साहब से आप पूछें कि उनके घर का खर्चा कौन चला रहा है। 1 रुपए का कारोबार नहीं है, 1 रुपए की कभी नौकरी नहीं की, 22 करोड़ अवाम जी उनको सर क्रिकेट खेली है सर, क्रिकेट में बड़ा पैसा कमाया, ऐसी बात नहीं है सर। इस पे पैसा खान कमाया साहब ने क्रिकेट से बड़ा पैसा कमाया सर, क्रिकेट खेली है, काउंटी खेली है, ऐसी बात भी नहीं है कि लाहौर की शॉपिंग मॉल भी बनाया उन्होंने। और भी ये सारी, और कौन सा शॉपिंग मॉल बनाया, वो तो लोगों का शॉपिंग मॉल था। खान साहब उनसे भी पैसे कमाते थे, जो पैसे इन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब से कमाए, इसी तरह दूसरों से ले लेके खाते रहे हैं। कभी इनका 1 रुपए का कारोबार नहीं था। जो इन्होंने कभी क्रिकेट से पैसे कमाए होंगे वो भी पैसे खा गए थे याशी की सूरत में। इनसे पूछा जाए आपका कारोबार क्या है, ठीक ठीक आप करते चलिए सर। अब सर प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है, बस मैं अब अली अजीज जी साहब से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। क्या कहेंगे सर, शॉर्ट 1 लाइनर 2 लाइनर बोल दीजिए जी। जिस घटिया पार्टी से इनका ताल्लुक है ना, इसका तो मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि आवाम सब जानती है खान साहब क्या है क्या नहीं है। तो यही मैं कहूंगा कि जिसकी जैसी सोच वो वही बात करता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली अजीज जी साहब जी, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला सर, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार बदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार बदर हमारे साथ मौजूद थे, और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अजीज जी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।